हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जिन ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट शेप्स होती है, साइजेस होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, और आप क्या है इन सभी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट से सराउंडेड हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपने इन सारे ऑब्जेक्ट्स में एक चीज़ कॉमन नोटिस की है? स्टूडेंट्स, वो कॉमन चीज़ ये है दैट दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी ये सभी ऑब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका अपना कुछ मास होता है। इसी को हम मैटर कहते हैं। सो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन ऑल्सो से दैट anything that has mass occupies space and can be felt by our one or more sense organ। वो कोई भी चीज़, वो हर एक चीज़ जिसका क्या होता है, कुछ मास होता है, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और हमारे 5 सेंस ऑर्गन में किसी भी एक ऑर्गन से फील हो, उसे हम मैटर कहते हैं। सो अगर आप मैटर के एग्जाम्पल्स देखें तो वो होते हैं एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये भी कि अगर आप इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कहें तो उसे भी हम मैटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी अपना कोई मास होता है और वो भी क्या करती है, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स मैटर के। तो ये सारे एग्जाम्पल्स तो मैटर हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं होती, जैसे कि लव, हेट, थॉट्स। ये सभी चीज़ें मैटर के अंडर नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनका ना ही कोई मास होता है और ना ही ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी मैटर के अपीयरेंस के बेसिस पे कि वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पे हम उसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट वन इज गैस। वैसे 2 और स्टेट्स होती हैं। एक होती है स्टूडेंट्स प्लाज्मा, दिस इज प्लाज्मा, और नेक्स्ट होती है BEC, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों जो स्टेट्स हैं स्टूडेंट, इसे हम नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ ये तीनों यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टडी करना है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी मैटर का कंपोजिशन क्या है, तो उसके बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। स्टूडेंट्स, आप ये केमिकल क्लासिफिकेशन 2nd चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में आपको केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम यहाँ पर मैटर जिन चीज़ों से बना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच डिफर इन शेप, साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। मतलब कि जो भी मैटर है, यानी जो भी मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। हर एक, चाहे आप टेबल कहें, चेयर कहें, कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। यानी अगर आप इमेजिनेशन करें तो आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स। सो यहाँ पे आपने देखा कि मैटर के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट क्या था कि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल कैसे हैं? बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज़। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिया है हमने 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। अगर हम इस 100 ml वाटर में 1 टेबलस्पून ऐड कर दें पोटेशियम परमैंगनेट का, विच इज़ पर्पल इन कलर, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
यानी कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा है? पर्पल कलर का है। तो जैसे ही 1 टेबलस्पून पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में ऐड किया तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर क्या किया स्टूडेंट्स कि इस सॉल्यूशन में से 10 ml लिया और उसको पुट किया एक अनदर बीकर में जिसमें 90 ml वाटर था, और 90 ml वाटर में जब ये 10 ml को ऐड किया गया इस सॉल्यूशन के तो ये कितना हो गया? 100 ml बन गया। उसी तरीके से हमने अदर जार्स पे भी 10-10 ml ऐड किए। ये 100 ml स्टूडेंट्स जो आपको शो हो रहा है ये कैसे बन रहा है? यानी इसमें 90 ml तो वाटर है और 10 ml जो ये सॉल्यूशन है वो है, तो 90 + 10 ml 100 ml। फिर क्या किया? इस वाले बीकर में से 10 ml लिया गया और वो दूसरे बीकर में डाला गया जिसमें 90 ml वाटर था और फिर ये 100 ml बन गया। उसी तरीके से ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हुई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है, यानी सबसे पहले यहाँ से यहाँ हुआ, देन इस बीकर से इधर, और ये ऐसे प्रोसेस चलती गई, यानी 10-10 ml का जो ये डाइल्यूशन हो रहा है, तो आप हर एक स्टेप में देखिए कि ये कलर क्या हो रहा है? फेड हो रहा है धीरे धीरे, यानी लाइट हो रहा है। यहाँ पे डार्क था, थोड़ा सा कम यहाँ पर हुआ और धीरे धीरे ये कलर क्या हुआ? लाइट हुआ, लेकिन विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये कलर किसकी वजह से है? जो आपने 1 टेबलस्पून पोटेशियम परमैंगनेट का ऐड किया था 100 ml ऑफ वाटर में। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे हैं कि हर डाइल्यूशन में, यानी कितना भी हम इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं वहाँ पर भी ये विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि हमने केवल 1 टेबलस्पून पोटेशियम परमैंगनेट का डाला है। किसमें? 100 ml में। और एवरी डाइल्यूशन में, हर डाइल्यूशन में ये क्या कर रहा है? अपना कलर शो कर रहा है, कलर विजिबल हो रहा है, भले ही वो फेड है लेकिन विजिबल तो है। इसका मतलब इस लास्ट वाले अगर हम बीकर की बात करें तो यानी इसमें भी क्या होंगे? पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर जिन पार्टिकल से बना है उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेसेस होते हैं। सो स्टूडेंट, ये डिफ़र करता है, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वेरी करती है कि मैटर किस फॉर्म में है, यानी सॉलिड में है या फिर लिक्विड में है या फिर गैसेस में। तीनों के लिए अलग अलग तरीके से होता है। सो हमने यहाँ पे देखा कि मैटर के बीच में क्या होते हैं? मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स हमने 100 ml ऑफ वाटर जिसमें हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया सॉल्ट का। इस फर्स्ट बीकर में देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये जो ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही है ना, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने सॉल्ट ऐड किया तो देखिए इन वाटर पार्टिकल्स के साथ आपको सॉल्ट के भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में। सो इसका रीज़न क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? स्पेसेस हैं, जगह, खाली जगह थी, जो कि किसने ऑक्युपाई कर ली? सॉल्ट के पार्टिकल्स ने। सो हम कह सकते हैं इसी तरीके से कि मैटर क्या है? यहाँ पर वाटर भी मैटर है, सॉल्ट भी मैटर है। सॉल्ट के पार्टिकल्स ने किसका कहाँ ऑक्युपाई कर ली इस जगह? वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ ऑक्युपाई कर लिया। सो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती हैं? स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। हमेशा मोशन करने की वजह से ये क्या पजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी कौन पजेस करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, जिनमें मोशन होता है। सो ये पार्टिकल्स जब कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, और ये बेटा वेरी करता है, सॉलिड के लिए अलग है, लिक्विड के लिए अलग होता है, गैसियस के फॉर्म के लिए अलग होता है। सो ये जो पार्टिकल्स जो मोशन करते रहते हैं, इस वजह से ये क्या पजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इनका मूवमेंट, यानी इन पार्टिकल्स का ये जो पार्टिकल्स हैं, इनका मूवमेंट भी क्या होता है? फास्ट होता रहता है। और जैसे जैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है।
अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आप जैसे कि अगर आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं ना, अगर आप रूम के एक कॉर्नर में बैठ जाएं और अगरबत्ती जलाएं तो आप देखेंगे उसकी स्मेल पूरे रूम पे स्प्रेड हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अगरबत्ती जला रहे हैं पार्टिकल्स को क्या हो रहा है, हीट मिल रही है, यानी उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और वो क्या होंगे, मोशन करेंगे। मोशन कैसे करेंगे? फास्ट करेंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है और उनकी मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और इसी वजह से वो क्या हो जाती है, पूरी स्प्रेड हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल आपकी कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। यहाँ पे एक फिनोमिनन अकर हुआ है जिसे हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। डिफ्यूजन मीन्स द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज डिफ्यूजन। यानी पार्टिकल्स का, दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना है ना। दो डिफरेंट मैटर कौन थे? एक आपने जो अगरबत्ती जलाई उसके पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स हुए? जो आपके रूम पे एयर प्रेजेंट थी उसके पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुए। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, दो डिफरेंट मैटर की, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। और ये अपने आप हुआ है, इसमें कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, जो कि डिफरेंट रेट से होता है। सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है और गैसियस फॉर्म में अलग होता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट हमारे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी मैटर जिन पार्टिकल से बना है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट किससे करते हैं? एक फोर्स होता है दो पार्टिकल्स के बीच में जो एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। यानी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में जो कि किसके लिए हेल्प करता है, विच कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर इन द मैटर। यानी अगर ये दो पार्टिकल हैं तो इन दोनों को एक साथ होल्ड करने का काम करता है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों के लिए अलग अलग होता है। अगर हम एक सॉलिड बॉक्स की बात करें तो अगर हम कहें कि इस सॉलिड बॉक्स से क्या आप अपना हाथ इजीली पास कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सॉलिड बॉक्स क्या है, बहुत हार्ड है। आपको या तो आप तोड़ के इससे अपना हाथ पास करा सकते हैं। तो अगर रीज़न दें आप, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप इजीली इस बॉक्स से अपना हाथ पास नहीं कर सकते। वहीं इनकेस अगर आप वाटर की बात करें या एयर की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, उससे अपना हाथ इजीली, हाथ पैर या फिर अपना जो मोशन है वो इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसकी वजह से आप क्या कर लेते हैं, अपना हाथ को इजीली मूव कर लेते हैं। ये था स्टूडेंट कि जो मैटर है जिन पार्टिकल से बना होता है उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जो कि वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स में। अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स हम स्टडी करेंगे। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो आप सॉलिड किसे कहेंगे? सॉलिड वो मैटर है जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट शेप होती है। देखिए ये है सॉलिड, एक क्यूब है, इसका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। यानी अगर ये इतना एरिया यहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा है तो आप इसे कहीं पे भी रखिए ये उतना ही एरिया ऑक्युपाई करेगा। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा हो जाएगा या कम कर देगा अपने साइज़ को, ऐसा नहीं है, है ना। तो इसका क्या है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। सेकेंड है कि जो सॉलिड होते हैं इनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। जब तक कि, और डेफिनेट शेप हम कब कह रहे हैं, जब तक कि कोई यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप ये क्यूब देख रहे हैं तो इसकी एक डेफिनेट शेप है। आप इसको चाहे इस बीकर में रखें, चाहे इस बीकर में रखें, चाहे इस बीकर में रखें, हर जगह इसकी शेप एक जैसी रहेगी। बट अगर इस पर क्या हो, जब कब तक, यानी इसकी शेप कब तक ऐसी रहेगी, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। इसके लिए अगर हम स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लें रबर बैंड का, है ना, तो रबर बैंड क्या होता है, आप कहेंगे ये तो मैम सॉलिड है, लेकिन आप इसे जब स्ट्रेच करते हैं तो शेप चेंज होती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेट शेप है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझना है कि हमने क्या कहा कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, कब तक, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। और रबर बैंड एक सॉलिड है, जब आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि उसकी शेप को डिफॉर्म कर रहा है।
आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दीजिए, वो रबर बैंड क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, इसीलिए वो क्या है, एक सॉलिड है। अब लिक्विड देखते हैं स्टूडेंट। लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या होता है, एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसकी क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती, यानी डेफिनेट शेप नहीं होती। फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करें, अगर आपने 1 लीटर मिल्क लिया है तो अगर आप उसे कल या फिर परसों चेक करें तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1 लीटर से 2 लीटर हो जाए या फिर 1 लीटर से ½ लीटर हो जाए। तो वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप जो होती है वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, यानी डेफिनेट नहीं होती। अगर आप लिक्विड को, यानी 1 लीटर लिक्विड को अगर आप उसमें रख लें, टम्बलर में रख लें, तो वो वाली शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आप उसे ग्लास में रखें तो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर आप उसे प्लेट में रख दें तो वो प्लेट की शेप ले लेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर हम गैसेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो गैसेस वो स्टेट है मैटर की जिसकी ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी नहीं। जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जांपल लें कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो एयर क्या है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं टू मूव यानी फ्री होते हैं मूव करने के लिए हर जगह। हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही इसकी क्या होती है, कोई फिक्स्ड शेप होती है। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। अब एक एक पॉइंट को हम ब्रीफली समझेंगे कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस मीन्स पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, यानी कितना स्पेस है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, यानी बहुत कम, नेग्लिजिबल। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी जो स्पेस होता है, वो थोड़ा कम होता है। और गैसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, यानी सबसे कम स्पेस सॉलिड में है, फिर लिक्विड में है, फिर गैस में है। अगर आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है सॉलिड। यहाँ पे आप पार्टिकल्स कैसे देख रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए देख रहे हैं, यानी इनके बीच में क्या आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल। अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा, है ना। तो ये है सॉलिड जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होता है। अगर हम वहीं लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस हैं, डिस्टेंसेस है एक दूसरे के बीच में। और उसी तरीके से अगर आप गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स एक बहुत ज़्यादा, यानी इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ये फ्री होते हैं टू मूव करने के लिए, इसीलिए इनके बीच में क्या है, बहुत स्पेसेस आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अगर हम पार्टिकल्स के बीच की स्पेस की बात करें तो सबसे कम स्पेस सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स डेंसिटी। यहाँ देखिए आप, डेंसिटी जो है सॉलिड की बहुत हाई होती है, लिक्विड की बात करें तो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ी कम होती है, और गैसेस में सबसे कम डेंसिटी होती है, यानी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड एंड देन गैस। अब डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स, डेंसिटी अगर आप समझिए तो डेंसिटी को आप देखेंगे, यानी कोई भी सब्सटेंस कितना हैवी है, और उसकी जो हैवीनेस है वो डिपेंड करती है कि कितने एरिया, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें स्टूडेंट, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप इस वॉल्यूम को 1 यूनिट मान लें, यानी 1 यूनिट एरिया में m, इस मास को देखें कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी। स्टूडेंट अगर हम यहाँ सॉलिड का केस लें और इस इतने पार्ट को हम 1 यूनिट मान लें, तो यहाँ पे डेंसिटी कैसे होगी, डेंसिटी क्या है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हमने क्या ले लिया, 1 यूनिट ले लिया है। 1 यूनिट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं वो देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 1 यूनिट एरिया में। इसका मतलब 1 यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा क्या है, पार्टिकल्स है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे डेंसिटी उसकी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अब अगर हम यहाँ लिक्विड का केस देखें स्टूडेंट, तो
जितना हमने यहाँ पे 1 सॉलिड के केस में 1 यूनिट माना था, सेम उतना ही अगर हम यहाँ 1 मान लें तो आप यहाँ पर देखिए सॉलिड के कंपेयर में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस है, जिसकी वजह से वो दूर दूर हो गए हैं। और अगर हम 1 यूनिट एज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ रहे हैं, कम पार्टिकल्स आ रहे हैं सॉलिड के कंपेयर में। सेम उसी तरीके से अगर हम गैस को देखें स्टूडेंट्स, और इसमें भी हम 1 यूनिट इसे मान लें, 1 यूनिट वॉल्यूम या 1 यूनिट एरिया इतने को मान ले, तो यहाँ पे देखिए आप और भी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस और भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये और दूर दूर फैले हुए हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम में कम आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 वॉल्यूम यानी 1 यूनिट में आए, वो किस में आए, सॉलिड में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस था, इसीलिए एक दूसरे के साथ ये क्या थे, एग्रीगेटेड थे। तो अगर हमने 1 यूनिट लिया है तो उसमें सारे के सारे क्या आ गए, पार्टिकल्स आ गए। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे 1 यूनिट वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। फिर लिक्विड के केस में जब हमने 1 यूनिट वॉल्यूम देखा था, तो इसके केस में सॉलिड के कंपेयर में थोड़े कम पार्टिकल्स आए थे, सो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ी कम। गैसेस की बात करें तो गैसेस में जब हमने 1 यूनिट वॉल्यूम देखा तो इसके पार्टिकल्स और भी कम थे, तो इसकी डेंसिटी और भी कम हो गई। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे डेंसिटी आपकी चेंज हुई है। यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की थी, लिक्विड की, देन फिर गैस की। और वो आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो देखेंगे कि अगर हमने वॉल्यूम को 1 यूनिट माना है तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 यूनिट में होंगे, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें 1 यूनिट एरिया में मिलेंगे, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस, यानी मैटर जिन पार्टिकल से बना है उनके बीच में फोर्सेस कैसे हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस तरीके का है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड में कंपेयर अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो थोड़ा कम होता है, और अगर हम गैसेस की बात करें तो वेरी वीक। यहाँ पे देखिए, अगर हम सॉलिड को देखें, इनके पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए हैं। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे से। अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे को खींचना, तो यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से खींचे, यानी एक बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड का केस लें तो यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हैं आपस में, है ना, एक दूसरे से थोड़े दूर है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम है, क्योंकि जो स्पेस है उनके बीच में वो थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे बिल्कुल भी सॉलिड के केस में तो आपको नेग्लिजिबल स्पेस मिला, कोई भी स्पेस नहीं था। जब स्पेस नहीं था इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है। लिक्विड के केस में थोड़ा स्पेस दिखाई दिया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो यहाँ पे तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं एक दूसरे से, यानी इतना ज़्यादा स्पेस है एक दूसरे के बीच में पार्टिकल्स का। सो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत कम है, यानी सॉलिड लिक्विड से कम है। सो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में हुआ, सॉलिड में। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, देन लिक्विड में है, और फिर गैस में, यानी सबसे कम गैस में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, डिफ्यूज़न का केस जो हमने अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिया था जिसमें, तो डिफ्यूज़न क्या है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की 2 डिफरेंट मैटर के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। अब रेट ऑफ डिफ्यूज़न यानी किसमें मैटर की किस स्टेट में डिफ्यूज़न जल्दी होता है, किसमें कम होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसमें बहुत स्लो होता है, लिक्विड की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी होता है सॉलिड के कंपेयर में, और गैसेस में सबसे फास्ट होता है। सो स्टूडेंट, अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, कम होता है। जैसे कि अगर आप ब्लैक बोर्ड में चॉक से लिखते हैं तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, स्लोली होता है, यानी आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, और तब क्या होता है, चॉक से ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है ना। या फिर अगर आप 2 वुडन बॉक्स ले लें, इसी तरीके से 2 वुडन बॉक्स एक साथ रख के छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा कि इनके पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज़ हो जाएं,
है ना। तो जो सॉलिड का केस अगर हम लें तो सॉलिड के केस में बहुत ही यानी एक्सट्रीमली स्लोली होता है डिफ्यूज़न। उसी के कंपेयर में अगर हम लिक्विड देखें तो लिक्विड में अगर हम एग्जांपल लें स्टूडेंट्स इंक और वाटर का, यानी वाटर में हमने क्या ऐड करा, इंक ऐड किया, तो आप देखेंगे कि ये जो है यानी ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत फास्ट होती है सॉलिड के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस हैं, जिससे क्या होता है इंटरमिक्सिंग होने में ईजी फॉर्म में यानी ईजी तरीके से हो जाती है। और अगर हम वहीं गैसेस का केस लें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अगर एग्जांपल है हम क्लोरीन गैस का जो कि ग्रीन कलर की है क्लोरीन, और अगर इसको मिक्स कर दें हम ऑक्सीजन गैस के साथ जो कि कलरलेस गैस है, तो ये भी बहुत ईजिली हो जाती है, यानी फास्टेस्ट है ये। सबसे जल्दी जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो किस में होता है, गैस में, देन लिक्विड में, और सॉलिड में बहुत कम, एक्सट्रीमली स्लोली होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। लिक्विड की बात करें इनकॉम्प्रेसिबल एंड नॉन रिजिड होते हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे ये एक सॉलिड है स्टूडेंट, अगर आप इसे कॉम्प्रेस करें यानी तो ये नहीं होता, यानी इजीली नहीं होता, इसे हम इनकॉम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड क्या होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। और ये रिजिड है। रिजिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली क्लोज हैं एक दूसरे के, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये एक रिजिड फॉर्म है, जिसे कॉम्प्रेस करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इनकॉम्प्रेसिबल है। लिक्विड की भी बात करें तो ये इनकॉम्प्रेसिबल है बट नॉन रिजिड है। रिजिड नहीं कहेंगे क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ये फ्लो होते हैं, रिजिडिटी नहीं है इनमें। तो क्या है कि अगर हम कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो जो लिक्विड होता है इनकॉम्प्रेसिबल होता है। इनकॉम्प्रेसिबल क्यों? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स एक बकेट में पानी ले लें और इसमें कॉम्प्रेस करना चाहें तो आपको पता है वाटर स्पिल आउट हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इनकॉम्प्रेसिबल कह रहे हैं। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस क्या होती हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। ठीक है, हाईली कॉम्प्रेसिबल क्यों हो कह रहे हैं हम इसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने घर में देखा होगा किचन में सिलेंडर होता है जिसमें क्या होती है, एलपीजी, तो यानी उसके अंदर जो गैस है वो हाईली कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होती है, और वो गैस किस में चेंज हुई होती है, लिक्विड में। यानी उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि उसको बहुत हाई प्रेशर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर गैस किस में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड्स में, या फिर टेम्परेचर को कम करके। सो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, जिसका एग्जाम्पल आपने एलपीजी का लिया। उसके बाद है फ्लूइडिटी, यानी टेंडेंसी टू फ्लो। तो सॉलिड क्या होते हैं स्टूडेंट, डू नॉट फ्लो, क्योंकि ये रिजिड होते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते, इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स की टेंडेंसी फ्लो होने की नहीं होती, ये रिजिड होते हैं, दे डू नॉट फ्लो। लिक्विड की बात करें तो ये फ्लो होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए ये फ्लो करते हैं। और गैसेस भी क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, इसीलिए इन दोनों को यानी लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो प्रेजेंट होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सॉलिड के लिए हमने एग्जाम्पल लिया स्टोन, आइस, शुगर, सैंड, आयरन मेटल, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ हमने यहाँ लिखे हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल। वैसे ही गैस की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम एयर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस और वाटर वेपर्स। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।